A very warm welcome all of you dear students. हम ऑलरेडी पार्ट 1 थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके थे. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द 10th क्वेश्चन and the 10th question is here in front of you. Let us see what is the 10th question. The 10th question says that a hypothetical thermodynamic cycle is shown in the figure. So we have a thermodynamic cycle. Calculate the work done in 25 cycles, right? So it's very easy. Let us see. इफ़ यू सी द ग्राफ, अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा इट इज़ पी वी ग्राफ, पी वर्सेस वी ग्राफ. और हमने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा है दैट वर्क डन इन वन साइकिल इज इक्वल टू, इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस. पहली बात तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप. अच्छा, ऊपर से ये भी आपको याद रखना है कि अगर वो साइकिल क्लॉकवाइज सेंस में हुआ, अगर साइकिल क्लॉकवाइज सेंस में हुआ तो वर्क डन को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर वो साइकिल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हुआ तो वर्क डन को नेगेटिव लेते हैं. क्योंकि गवर्नमेंट बुक में कोई एरो नहीं बना हुआ है तो मैं आंसर से जज कर लेता हूँ कि ये क्लॉकवाइज सेंस में ही होना चाहिए, राइट. तो मैंने इसको क्लॉकवाइज सेंस में बना दिया, राइट. अब एक बच्चे तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया. देखो, वर्क डन इन वन साइकिल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द लूप. लेकिन अब इसमें गड़बड़ क्या कर सकते हैं बच्चे इसको सर्कल मान लेंगे, एरिया ऑफ द लूप या लूप को सर्कल मान लेंगे. अगर आप लूप को सर्कल मान लोगे तो गलत हो जाएगा. बिकॉज सी, अगर आप सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखो तो इट इज़ इक्वल टू, यहाँ तक 4 है और यहाँ तक 6 है. तो ये वाला जो डिस्टेंस है जिसको मैं बुलाऊँगा, लेटर से इस डिस्टेंस को मैं बुला लेता हूँ ए, ठीक है. तो ये जो डिस्टेंस ए होगा वो होगा कितना, दैट विल बी इक्वल टू 6 - 4, दैट इज़ इक्वल टू 2. और अगर आप देखो एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम में लिखा हुआ है 10 पावर -3, तो ये डिस्टेंस हो गया 2 × 10 पावर -3 मीटर क्यूब, राइट. और अगर आप इसका वर्टिकल वाला डिस्टेंस देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, चलो इस डिस्टेंस को मैं बी बुला लेता हूँ, बी. तो ये दोनों सेम नहीं होंगे. ये बी देखो, ये पूरा वर्टिकल डायमीटर अगर आप देखो तो 11 - 1 दैट इज़ 10, तो उसका आधा बी होगा 5, v विल बी 5. और अगर आप y एक्सिस पे स्केल देखो तो 10 पावर 5 पास्कल लिखा हुआ है, तो 5 × 10 पावर 5 पास्कल, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो क्योंकि उसका वर्टिकल रेडियस और हॉरिजॉन्टल रेडियस इक्वल नहीं है, आप इसको सर्कल मानना गलत होगा. तो अगर ये सर्कल नहीं है तो फिर ये क्या है, तो रियलिटी में एक्चुअली आपको इसको एलिप्स मान के करना चाहिए. बिकॉज रेडियस ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए आपको देखो एक एलिप्स इस तरह से होता है. दोज हु हैव नॉट सीन एन एलिप्स, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 2a, उसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस. और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस. उसके हाफ को बोलते हैं, उसके हाफ सेमी मेजर, सॉरी मेजर एक्सिस के आधे डिस्टेंस को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज़ 2a का हाफ, मतलब a को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस. और सिमिलरली इसके हाफ डिस्टेंस को हम बोलते हैं ये यहाँ से यहाँ तक b मतलब सेमी माइनर एक्सिस. एंड याद होना चाहिए आपको कि एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू पाई ए बी, एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू पाई ए बी. एक सर्कल में क्या होता है कि जो सेमी मेजर एक्सिस है ए और जो सेमी माइनर एक्सिस है बी, वो दोनों इक्वल होते हैं. तो ए भी रेडियस होता है और बी भी रेडियस होता है सर्कल में. तो आपका एरिया ऑफ द सर्कल आ जाता है पाई × r, पाई r स्क्वायर आ जाता है. बट एलिप्स में ए और बी इक्वल नहीं होते. सेम मतलब माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ इक्वल नहीं होता. इसलिए एरिया ऑफ द एलिप्स का फॉर्मूला है पाई ए बी. तो आपको इसको एलिप्स मान के करना है, क्योंकि कहाँ बोला हुआ है कि ये सर्कल है, करेक्ट है ना. तो और सर्कल हो भी नहीं सकता बिकॉज वर्टिकल रेडियस और हॉरिजॉन्टल रेडियस इक्वल नहीं है अगर आप रेडियस मानते हो तो उसको, राइट. वर्क डन इन वन साइकिल इज इक्वल टू वर्क डन इन वन साइकिल इज इक्वल टू पाई ए बी दैट इज़ इक्वल टू 3.142 इंटू ए और बी को अगर आप मल्टीप्लाई करो 10 पावर 3 आएगा आंसर, 10 पावर 3 आएगा, करेक्ट. दिस इज़ वर्क डन इन वन साइकिल. आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वर्क डन इन 25 साइकिल्स. सो आई कैन राइट देयरफॉर वर्क डन इन 25 साइकिल्स, वर्क डन इन 25 साइकिल्स, वर्क डन इन 25 साइकिल्स विल बी इक्वल टू 3.142. देखो एक साइकिल में इतना तो 25 साइकिल में कितना, तो 25 से आप मल्टीप्लाई कर लो. तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 78.5 के आसपास, 78.5 इंटू पावर 10⁻³ तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आंसर आएगा 7.85
इंटू 10⁴ जूल्स। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन एक बार एंट्रेंस में आ चुका है, नीट में आ चुका है, और याद रखना कि ये दोनों लेंथ इक्वल नहीं थे। ऐसे कोई क्वेश्चन था जो एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव यू अ फिजिकल क्वांटिटी, तो ऐसा कुछ सर्कल दिया था और जिन लोगों ने पाई आर स्क्वायर कर दिया होगा तो गलत है, राइट। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ पे दिखता सर्कल जैसा है बट उसका वर्टिकल रेडियस और हॉरिजॉन्टल रेडियस इक्वल ना हो, तो आप उसको एलिप्स लेके करना हमेशा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, द फिगर शोज द VT डायग्राम फॉर वन साइकिल ऑफ अ हाइपोथेटिकल हीट इंजन विच यूजेस द आइडियल गैस। ड्रॉ द PV डायग्राम एंड PT डायग्राम ऑफ द सिस्टम। अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज एंट्रेंस में काफ़ी बार वो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो आपकी नीट की एंट्रेंस हो या JEE मेन की एंट्रेंस हो। JEE मेन में तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 3-4 बार पूछ चुके हैं वो लोग, तो आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब आपको ये सीखना है कि अगर कोई भी एक ग्राफ दिया है, अगर VT ग्राफ दिया है, तो उससे आप PV ग्राफ कैसे बना सकते हो, उससे आप PT ग्राफ कैसे बना सकते हो। मतलब किसी भी एक ग्राफ से बाकी ग्राफ्स बनाने आपको आने चाहिए। तो मैं पहले आपको कुछ एक छोटा सा आर्टिकल सिखा देता हूँ। देखो, हम जानते हैं कि बाय आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT, बाय आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, N और R तो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है अगर, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब वही बॉयल्स लॉ के हिसाब से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है वो मुझे आपको बता रहे हैं। बस आप ये याद रख लेना कि कभी भी दो चीज़ एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ ऐसे आता है। देखो, मतलब ग्राफ यहाँ पे आके वॉल्यूम को पैरेलल हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेशर को पैरेलल हो जाएगा। इस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। खैर आपको फिलहाल इतना नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना याद रख लो कि ये ग्राफ इस तरह से बनाना है कि वाई एक्सिस को भी पैरेलल होना चाहिए एंड में जाके, और एक्स एक्सिस को भी पैरेलल होना चाहिए, और इस ग्राफ का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो कभी भी दो चीज़ एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो उसका ग्राफ ऐसे आता है। मतलब ना तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ना तो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो आप ये थोड़ा याद रख लेना, और अब हम लोग इस सम को सॉल्व करते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग। अगर आप इस क्वेश्चन को गवर्नमेंट बुक में देखो तो उनका डायग्राम थोड़ा अलग है, मतलब मैंने जो डायग्राम बनाया उससे अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो एक करेक्शन है और हम लोग को ये डायग्राम इसी तरह से देना चाहिए था। तो वी विल वेट, थोड़े दिन में नवनीत का बुक भी आ जाएगा तो आप चेक कर लेना, शायद ऐसे ही होगा डायग्राम, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, गवर्नमेंट बुक ने ऐसा देना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी। तो ये VT ग्राफ है। अब VT ग्राफ से आपको PV और PT ग्राफ बनाना है। तो पहले हम लोग इस VT ग्राफ के बारे में अच्छे से लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या पता है। देखो VT ग्राफ से पहले तो A से B में क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखना, A to B व्हाट इज़ हैपनिंग। तो A से B, प्रोसेस A to B, A से लेके B तक क्या हो रहा है, देखो ध्यान से आप। A से B में मुझे ये पता चला कि वॉल्यूम है कांस्टेंट। A से B में अगर आप ध्यान से देखो तो वॉल्यूम है कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, मुझे पता चला कि A से B में वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बाय गेल-लुसैक्स लॉ। गेल-लुसैक्स लॉ, यस, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ A से लेके B तक टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, राइट, ऐसा होगा। तो ठीक है, तो क्या मैं PV ग्राफ बना लूँ? चलो मैं PV ग्राफ बना लेता हूँ। PV ग्राफ बनाना शुरू करता हूँ। लेट अस से ये y एक्सिस पे, जस्ट अ सेकेंड, ये y एक्सिस पे P है, ओके, और ये x एक्सिस पे V है, वॉल्यूम। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, देखो आप कभी भी ये डायग्राम स्टार्ट करना, कोई भी डायग्राम एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ का, तो जो फर्स्ट पॉइंट है ना वो थोड़ा सेंटर में, मतलब थोड़ा दूर लेना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, क्योंकि हमारा ग्राफ लेफ़्ट की तरफ भी मुड़ सकता है, राइट की तरफ, हम पहले से कुछ नहीं जानते। हाँ, बस इतना पता चल गया हमको फ़िलहाल के लिए कि हो क्या रहा है। देखो मुझे P और V के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे पता चला कि V जो है वो कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। अगर V कांस्टेंट है मतलब V का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से ग्राफ ऐसा आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखो, ये ऐसे होगा ग्राफ, ये होगा ग्राफ, राइट। मतलब
वीटी ग्राफ में ए से बी ऐसा है तो पीवी ग्राफ में ए से बी ऐसा होगा, ये ए और ये बी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है तो ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा ऊपर की तरफ। आगे बढ़ते हैं और बी टू सी में क्या हो रहा है देखते हैं। बी टू सी, बी टू सी, बी टू सी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, बी टू सी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अच्छा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखो वॉल्यूम हो रहा है कम। अगर वॉल्यूम होगा कम तो प्रेशर होगा ज़्यादा, मतलब क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो मुझे P और V का रिलेशन पता चल गया। मैंने ये देख लिया कि P तो बढ़ रहा है और V कम हो रहा है। अगर P बढ़ रहा है, याद करना मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझा दिया था कि ग्राफ कैसे बनते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो उसका ग्राफ कैसे होगा, राइट। तो वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा, देखो ये ऐसे कर्व होगा, कर्व ऐसे, दिस इज़ द डायग्राम कर्व। तो ये कर्व होगा ऐसे, और ये तुम्हारा B से C है, दिस इज़ द एरो, ये B और ये पॉइंट C है, ये पॉइंट C, ठीक है। अब वापस आगे देखते हैं C2D में क्या हो रहा है। अगर हम C2D को ध्यान से देखें तो C2D में हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। C2D में वॉल्यूम कांस्टेंट है, C2D में वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब फर्स्ट वाले जैसा हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा, गेल-लुसाइक्स लॉ ओबे होगा, दैट इज़ प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है, अगर टेम्परेचर कम तो प्रेशर कम। तो हो क्या रहा है, अगर वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर कम। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी लेकिन प्रेशर कम हो रहा है। तो ग्राफ जैसे A टू B में क्या हो रहा था, वॉल्यूम कांस्टेंट लेकिन प्रेशर बढ़ रहा था। अब C2D में क्या हो रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर कम हो रहा है, तो ये लाइन नीचे की तरफ आएगी, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी नीचे की तरफ, ठीक है। अब लास्ट, अगर आप लास्ट डायग्राम देखो तो D2A है, और D2A में क्या हो रहा है आप ध्यान से देखो। D2A, D से A में व्हाट इज़ हैपनिंग चेक कर लो। D2A में टेम्परेचर कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मेरे ख्याल से क्या होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वही बॉयल्स लॉ वापस, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बट इस बार अगर आप देखो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनाना है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ तो हम जानते ही हैं, ऐसा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ। एक मिनट, आई विल ड्रॉ इट, ये ऐसे। तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये C2D था और ये D2A। सो दिस इज़ हाउ योर ग्राफ, ये कर्व है, याद रखना ये कर्व है, कर्व आइसोथर्मल कर्व, ऐसे कर्व है। सो दिस इज़ हाउ योर ग्राफ विल लुक लाइक। तो मेरे ख्याल से आपको करना कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ हम लोग को दो पैरामीटर के रिलेशन पता थे, V और T के। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ देखो, A से B में वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर ज़्यादा, तो मैंने पता कर लिया कि प्रेशर भी बढ़ेगा क्योंकि वो फिर गेल-लुसाइक्स लॉ ओबे होगा, दैट वे। अब हम लोग को और एक ग्राफ बनाना है, PT ग्राफ। तो PT ग्राफ बना लेते हैं। सो दिस इज प्रेशर, दिस इज प्रेशर। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको बुक्स में ढूंढना चाहिए इस टाइप के सम्स और प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर आपको एक भी सम समझ में आ गया तो आपको इस सीरीज़ के सारे सम समझ में आ जाएंगे, राइट। So now we are going to move on to PT graph. Let us see what is PT graph. So ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। अब आपको कुछ नहीं करना बिकॉज आपने PVT सबके बारे में लिख के रखा हुआ है। अब देखो A से B में, अब आपका ध्यान सिर्फ P और T पे होना चाहिए। A से B में P ज़्यादा T ज़्यादा, P ज़्यादा T ज़्यादा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P और T। एंड यू ऑलरेडी नो दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो देखो ये ग्राफ ऐसे बना रहा हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि जो पहला पॉइंट लेते हैं वो बीचों बीच लेते हैं, तो जगह होना चाहिए आगे पीछे होने के लिए। तो देखो ये ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये हमारा A to B है ना, A से लेके B तक ऐसे सिचुएशन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
बी और सी में देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर वाई एक्सिस पे पीटी ग्राफ में। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे ऊपर की तरफ, ये ऐसे। तो ये हमारा हो गया बी टू सी, बी टू सी। अब सी टू डी देखते हैं क्या हो रहा है। प्रेशर डाउन, टेम्परेचर डाउन, और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसका ग्राफ है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो मैं पहले वो लाइन बना लेता हूँ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा टफ होता है बनाना, 1 मिनट जस्ट। तो ये देखो, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। हाँ, ए बी भी ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी। दोनों का स्लोप अलग अलग है, राइट, दोनों का इंक्लिनेशन अलग अलग है। तो ये सी टू डी ऐसे होगा, सी टू डी, क्योंकि देखो टेम्परेचर कम हो रहा है और प्रेशर भी कम हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन बट नेगेटिव वाई एक्सिस की, मतलब वाई एक्सिस में उल्टा चलेगा ऐसे। तो ये हो गया सी टू डी, सी टू डी। और लास्ट क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर डाउन। टेम्परेचर वाई एक्सिस पे है, टेम्परेचर कांस्टेंट, सॉरी टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा और प्रेशर कम हो रहा है तो ग्राफ विल बी फाइनली अ स्ट्रेट लाइन ऐसे। और इस तरह से आपका डायग्राम ख़त्म। दिस इज़ हाउ वी फिनिश। ये थोड़ा ज्वाइन कर लेता हूँ इन दोनों को। तो ऐसे आपका ये पॉइंट को ही मान लेना है। सो दिस इज़ हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक, ए बी सी डी। तो मैंने इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन किया, मतलब गवर्नमेंट बुक का क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब था तो मैंने उसको सही किया है। और आप, मुझे लगता है यही होना चाहिए था डायग्राम, राइट। तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर मैं इसको क्वेश्चन मान लूँ फॉर एग्जांपल, देखो तो उसका आंसर तो ये वाला आएगा। तो देखो आप देखोगे अगर आंसर देखोगे गवर्नमेंट बुक में तो ये पीटी ग्राफ का आंसर मैच हो रहा है अगर इसको क्वेश्चन मान लिया तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन होगा, राइट। तो ये मैंने आंसर देख के क्वेश्चन का पता किया कि अगर ये आंसर है तो क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए। आई होप यू फॉलोड दैट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आप इस क्वेश्चन को आराम से प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बोला एंट्रेंस में आती है बार बार क्वेश्चंस। तो आपको कोई भी एक ग्राफ अगर दिया होगा तो आपको उससे सारे पी वी टी के रिलेशंस मिल जाते हैं। जैसे मुझे वी टी ग्राफ दिया था तो मैंने देखो सबके रिलेशंस निकाल लिए उसी से, और उसकी मदद से मैंने बाकी के 2 ग्राफ बना लिए। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आई गेस, हाँ 12th वन। अ सिस्टम इज टेकन टू इट्स फाइनल स्टेट from initial state in hypothetical paths as shown in the figure। मतलब A से B, B से C, C से D और D to A। Calculate the work done in each case। मतलब पहले A से B ले गए, निकालते हैं। चलो वर्क डन इन ईच केस स्टार्ट करते हैं। पहले A से B में वर्क डन निकालना है, फिर B से C में, फिर C से D में और A से D में। पहले A से B में निकालते हैं। ध्यान से देखना आप लोग, ये आपका प्रेशर है, प्रेशर, और ये हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम। पहले ए से डी, ए से बी, सॉरी ए से बी मतलब स्ट्रेट लाइन है ग्राफ ऐसे, ए से लेके बी तक। एंड वर्क डन, अब ये एक सिर्फ एक लाइन है ऐसे। वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया अंडर पी वी ग्राफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया अंडर पी वी ग्राफ, मैं बताता हूँ आपको। आप इसको एक्सटेंड कर लो यहाँ से यहाँ तक, और इसको भी एक्सटेंड कर लो यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो नीचे शेडेड एरिया है ना, ये आप निकाल लो। So work done, I told you that work done, just a second, work done is equal to area under PV graph। एरिया अंडर PV ग्राफ हर बार ऐसे ही करना है, अंडर PV ग्राफ, ठीक है। तो वर्क डन इन AB, प्रोसेस AB, A से B में, दैट विल बी इक्वल टू ये शेडेड एरिया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा और ये 2 है और ये 6 है। लीटर नहीं, लीटर नहीं, ये मीटर क्यूब होना चाहिए। ये करेक्शन है, ये मीटर क्यूब है, ये डायरेक्टली मीटर क्यूब है, ये लीटर नहीं है, मीटर क्यूब है। और ये 10 पावर 5 है ना पास्कल्स में, हाँ। तो ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो हाइट है, हाइट यहाँ से यहाँ तक, ये है 6, ये 6 है। 6 मतलब 6 × 10 पावर 5। और ये जो यहाँ से यहाँ तक विड्थ है इसका, ये तो 4 है। तो आंसर क्या आएगा आपका, 6 इंटू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 6 × 10 पावर 5 इंटू 4। तो मेरे ख्याल से ये आंसर आएगा 24 × 10 पावर 5 जूल्स
और यू कैन फर्दर राइट इट एज 2.4 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो चलो ये तो हो गया हमारा, राइट। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है आपका। देखो ए से बी में वॉल्यूम एक्सपांशन हो रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, लाइक दिस, ए से बी पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपांशन वाला केस है। बी टू सी कुछ करना ही नहीं है, नथिंग इज टू बी डन, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू पीडीवी। डीवी मतलब चेंज इन द वॉल्यूम, और वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ बी टू सी में, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन विल बी ज़ीरो बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्क डन C2D। देखो C2D, फिर से एक बार मैं ग्राफ बना देता हूँ C2D वाला पार्ट। C2D, सो ये हमारा प्रेशर है, दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम, और ये C2D है। आप ध्यान से देखो तो C2D में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं, वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर वॉल्यूम कम होगा तो वर्क डन नेगेटिव लिखना पड़ेगा, करेक्ट। तो वर्क डन नेगेटिव होगा। बस आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, तो ये वाला एरिया निकालना है। अब ये वाला एरिया निकालना है, तो ये हाइट तो हम जानते हैं ना, ये 2 है। 2 मतलब 2 इंटू 10⁻5 है, 2 इंटू 10⁻5 है, राइट। और ये यहाँ से यहाँ तक तो 2 to 6 है ना, तो 2 to 6 मतलब ये 4 होगा विड्थ। तो ये विड्थ 4 है, और ये 2 इंटू 10⁵ है, ये 0.2 है, ये 0.6 है। तो एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकलेगा? देखो, एरिया अंडर ग्राफ विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, और नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव लेना पड़ेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कॉन्ट्रैक्शन वाला केस है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसका विड्थ तो 4 है और इसका हाइट 2 इंटू 10⁵ है, तो ये आंसर आएगा -2 इंटू 10⁻5 इंटू 4। तो ये आंसर आएगा आपका वर्क डन इन CD विल बी इक्वल टू -8 इंटू 10⁻5 जूल्स, ठीक है। और लास्ट, वर्क डन इन DA। अब वर्क डन इन DA 0, क्यों? रीज़न सेम है, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन DV 0 होता है, DV 0 तो वर्क डन 0, राइट। सो मेरे ख्याल से आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस क्वेश्चंस। उसमें से 2 क्वेश्चंस थोड़े टफ थे, लाइक क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो 10 वाला मैं आपको बता देता हूँ, आपको उसको एलिप्स मान के सॉल्व करना है, क्योंकि उसका वर्टिकल रेडियस और वर्टिकल हाइट और हॉरिजॉन्टल हाइट सेंटर से अलग अलग है, मतलब वो रेडियस जैसा नहीं माना जा सकता है। और एलिप्स का एरिया का फॉर्मूला होता है πAB। और सेकेंड वाला जो था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और उस पर एक VT ग्राफ दिया था आपको और PT PV पूछा था। मैंने उस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, इट इज़ नॉट सेम एज द गवर्नमेंट बुक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस गवर्नमेंट बुक में करेक्शन होना चाहिए कुछ डायग्राम में, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।